ठीक है, the first question asks that length, mass and temperature are all SI based quantities. State two other based quantities. Straightforward यार, आप टाइम कह दो, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक करंट कह दो, ठीक है। इसके अलावा यू कैन बाय ऑल मीन्स यू कैन से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि आपका मोल होता था, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हो लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में मेजर होता था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में मेजर हो जाता था। मूविंग फॉरवर्ड आपसे कह रहे हैं यार, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल मे बी डिटरमिन्ड फ्रॉम एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम यूजिंग द इक्वेशन g is equals to 4 pi squared L upon t squared, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। आपसे पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू मांगी है आपने यार, g is equals to 4 pi squared 1.50 लेंथ की वैल्यू फॉर्मूला में मैंने इंसर्ट कर दी, ठीक है। दिस वाज नॉट स्क्वायर्ड और जो 2.48 टाइम था वो स्क्वायर था। यहाँ से आई चेक माय वैल्यू एंड इट विल कम अराउंड टू बी 9.63 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। एक बात याद रखना यार, रॉ डेटा मेरी जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में है उतना ही मैंने फाइनल आंसर दिया है, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना यार, आपसे इसके बाद करें डिटरमिन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी। नाउ for percentage uncertainty you need to first understand something. अगर मैं इसके बारे में बात कर लूँ डेल्टा जी, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अगर मैं बात कर लूँ डेल्टा जी अपॉन जी तो ये कहलाएगी माय फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, ठीक है। और अगर मैं बात कर लूँ डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100, दिस इज कॉल्ड माय परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो आपने सिंपली यार एक बात याद रखना, जब अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट कर रहे हो तो यू विल इरेडिकेट ऑल द कांस्टेंट्स, ठीक है। जो क्वांटिटीज वेरिएबल हैं सिर्फ उनको ले रहे होगे। सो इफ आई वर टू टेक मूविंग फॉरवर्ड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात की है, मैंने सिंपली फॉर्मूला प्लग इन कर दिया, डेल्टा जी अपॉन जी into 100, this was your percentage uncertainty in G, ठीक है। This comprised of change in length upon total length into 100, ये percentage uncertainty value हो गई, plus 2 into delta T upon T, the entire thing 100. You need to understand that ये 2 जो है, the power becomes your multiplying constant, ठीक है। पावर कम्स डाउन एंड बिकम्स योर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज यू आर प्रोवाइडेड विद योर परसेंटेज अनसर्टेनिटी वैल्यूज, ठीक है। तो आप उनको सिंपली इसमें प्लग इन कर दो, ठीक है। डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 है, इसका 2% आपको गिवन है, आपने एज इट इज प्लग इन कर दिया। इसका 3% गिवन था, आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया एंड यू एडेड द टू वैल्यूज टू गेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी, एंड दैट कम्स अराउंड टू बी आई थिंक 8% जितना आ रहा हो, ठीक है। इसके बाद आपसे कह रहा है यूज योर आंसर्स इन बी पार्ट 1 एंड बी पार्ट 2 टू डिटरमिन द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डेल्टा जी अपॉन जी into 100 was equal to 8%, ठीक है। डेल्टा जी आपको चाहिए, पार्ट 1 में आप जी की वैल्यू निकाल चुके थे, यहाँ से आपने रियलाइज किया कि 8 डिवाइड बाय 100 would leave you with 0.08 multiplied by 9.63, जो कि आपका जी वैल्यू थी वो वहां जाके मल्टीप्लाई हो गई, एंड योर आंसर विल कम अराउंड टू बी 0.0
0.7704. Please understand your final answer should be consistent. ठीक है, so it will go around to 0.8. अगर in case if you mess up your significant figures, तो पूरे पेपर का एक मार्क कट जाएगा, पूरे पेपर में एक मार्क कट जाएगा. Next comes in a dolphin is swimming underwater at a constant speed of 4.50 meter per second. The dolphin emits a sound as it swims directly towards a stationary submerged diver. ठीक है, एक बात याद रखना कि dolphin is emitting a sound and it as it swims towards a stationary submerged. This gives an indication of Doppler's effect. About this effect, एक बात जरा याद रख लेना, it is applied in a situation where there is a stationary observer and a moving source. ठीक है, and it is related by the formula FO is equals to Fs minus V upon V minus Vs. एक बात याद रखना, ये जो Fs है, it is the frequency of the source. FO is the observed frequency. ठीक है, V is the speed. ठीक है, the speed of sound, and Vs is the velocity or speed of the source. This formula is used when the source is moving towards the observer. ठीक है, on the contrary, इसका एक और फॉर्मूला हो जाता है, that is F naught is equals to Fs minus V upon V minus V plus Vs. Whenever the source is moving away from the observer, तब आप ये वाला फॉर्मूला सेकंड वाला यूज कर लेते हो. But since towards the observer था, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला की बात कर लेंगे. So F naught is equals to F source simply plug in कर दो values और आपके पास आंसर आ जाएगा. You needed the frequency of the sound emitted by the dolphin, which was the source. How do I know that? It is telling you that the dolphin emits a sound as it swims towards the observer. So you need to pick out which one is your source, which one is your who is your observer. Okay, and simply just plug in the values. Speed of sound is provided to you 1510. The velocity or the speed of the source was 4.50. मैथ कर लोगे तो यहाँ से आपके पास आंसर approximately 9531.5 हर्ट्ज आ रहा होगा. I will simply round it off to 95303 SR. ठीक है, क्योंकि मेरी रॉ डेटा सारी की सारी 3SF में गिवन थी. Moving forward, आपसे कह रहा है यार, the dolphin strikes the bottom of a floating ball so that the ball rises vertically upwards from the surface of the water as illustrated in figure 2.1. The ball leaves the surface with speed 5.6 meter per second. Assume that the air resistance is negligible. Calculate the maximum height reached. Simply v square is equals to u square plus 2as. ठीक है, आपके पास मैक्सिमम हाइट की बात की गई. मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी इज 0.
ठीक है, योर इनिशियल वेलोसिटी वाज 5.6 प्लस 2। अच्छा, फ्री फॉल में है, याद रखना अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो -9.81 ले रहा हूँ, एंड आई एम मल्टीप्लाइंग दैट बाय डिस्प्लेसमेंट। From here I can work out that my displacement value is around 1.612 meters. Round off लोगे 1.6 meters, significant to the raw data. Moving forward, आपसे कह रहे हैं the ball leaves the water at time t is equals to 0 and reaches its maximum height at time t is equals to t. On figure 2.2, the sketch a graph to show the variation of the speed of the ball with time. अच्छा, before I move on, एक बात याद रख लेना. Let's say for example, you have velocity, your speed against time, right? The equation that links the two quantities, velocity or time, is v is equals to u plus at. For a minute सोच लो यार, आपके पास initial velocity 0 थी, ठीक है? Now you need to understand something. यहाँ से अगर तुम देखो तो velocity is directly proportional to time है. This gives you an indication that your graph should be a straight line. सिर्फ ये बात पता करने के लिए मैंने ये सारा प्रोसीजर किया, ठीक है? अच्छा, एक बात और याद रख लेना, आपको बताया गया है कि the ball when it leaves the water at time t is equals to 0, it had a velocity of 5.6 meter per second. मतलब कि टाइम जीरो जो था उस पर वेलोसिटी की कोई वैल्यू थी, एंड जो टाइम t है दैट इज द टाइम इट टेक्स टू रीच द मैक्सिमम और द हाईएस्ट पॉइंट जहां पे आपकी वेलोसिटी 0 है. तो आपका एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, ये एक कोऑर्डिनेट हो गया. यू कैन सिंपली मेक अ ग्राफ आउट ऑफ इट. पार्ट में आपसे बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है द मास ऑफ द बॉल. योर आंसर टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी of the ball as it rises from the surface of the water to its maximum height. Change in gravitational potential energy है, you know for a fact that formula is mg. अच्छा, एक बात याद रखना, mass is constant, gravity is constant, but it is on the basis of height, right? जो मैं बता सकता हूँ यार कि मेरे पास change in ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आया है. मास मुझे प्रोवाइडेड है जो कि 0.45 kg है. आई नो फॉर अ फैक्ट दैट ग्रेविटी इज 9.81. हाइट जो है, ठीक है, हाइट मुझे बी पार्ट 1 में गिवन है. बी पार्ट 1 में मैं हाइट कैलकुलेट कर चुका था 1.6, वो मैंने यहाँ पे सिंपली पुट फॉरवर्ड कर दी, एंड यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा 7.1 जूल. आपसे कह रहे हैं यार स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन of the ball as it falls back towards the surface of the water if air resistance is not negligible. This is an indication of terminal velocity. Before I move on, एक बात याद रखना, for terminal velocity, let's say एक बॉल बिल्डिंग के ऊपर से गिर रही है, ठीक है? These are 4 instances जब बॉल गिर रही थी. Initially at time t is equals to 0, बॉल को मैंने रेस्ट से ड्रॉप किया था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी. मैं कह रहा हूँ यार वो बॉल फ्री फॉल में है, उसके ऊपर एक्सेलरेशन जो लग रही है वो है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बॉल जैसे जैसे गिरती गई उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई. अच्छा, वेट तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है. वेलोसिटी बढ़ती गई तो कॉरेस्पॉन्डिंग एयर रेजिस्टेंस बढ़ती गई. तो मेरा रिजल्टेंट फोर्स कम होता गया. तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो कि हमारे पास यहाँ पे फ्री फॉल थी वो कम होती गई.
लेट्स से सेकंड केस के लिए 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। लेट्स से यहाँ पे इस तरह स्पीड और बढ़ती गई, मेरा एयर रेजिस्टेंस बढ़ता गया और मेरी रिजल्टेंट फोर्स कम होती गई, जिसकी वजह से मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, अंटिल अ पॉइंट कम्स इन वेयर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो बॉल है वो बॉल फॉल्स विद टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो आपका आंसर यही होगा कि एज द बॉल फॉल्स इट्स स्पीड इंक्रीजेस, ठीक है, correspondingly increasing the air resistance while the weight stays constant. The resultant force decreases and therefore the acceleration decreases. Next part में यार तुमसे कह रहा है state what is meant by work done. So work done is defined as the product of force and displacement in the direction of the applied force. आपसे कह रहा है यार a skier is pulled along a horizontal ground by a wire attached to a kite as shown in figure 3.1. The skier moves in a straight line along the horizontal ground with a constant speed. आपको speed given है. The wire is at an angle of 30 degree to the horizontal. The tension in the wire is 140 newtons. Calculate the work done by the tension to move the skier for a time of 30 seconds. आपके पास time आ गया, आपके पास speed है. Don't you think आप यहाँ से displacement calculate कर सकते हो या distance कह लो, जो भी कह दो, आपका वर्क डन की डेफिनेशन में वो बैठ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला यार, आपको कह रहे हैं कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टेंशन। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा टाइम्स द डिस्टेंस। डिस्टेंस तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाओगे तो तुम्हारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से तुम्हारे पास डिस्टेंस आ रहा होगा स्पीड इनटू टाइम व्हिच इज 4.4 इनटू 30 which will approximately give you a value of 132 meters. ठीक है, आपने उसको डिस्टेंस में एंटर किया। कॉस्ट कंपोनेंट इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज द स्कीयर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज देयर बाय कवरिंग दिस डिस्टेंस, तो वर्क डन जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, इस वजह से दिस कंपोनेंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू एफ कॉस 30 डिग्रीज। सो एफ की वैल्यू आपके पास 140 थी, कॉस 30 इंटू 132, यहाँ से तुम्हारे पास वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 जूल्स। मूविंग फॉरवर्ड, आपसे कह रहे हैं यार द वेट ऑफ द स्कीयर इज 860 न्यूटन्स। ठीक है, the vertical component of the tension in the wire and the weight of the skier combine so that the skier exerts a downward pressure on the ground of 2400 pascal, determining the total area of the skis in contact. एक बात याद रखना, मेरे पास ये जो स्कीयर था, ठीक है, उसकी एक फोर्स ये जा रही और एक वर्टिकल फोर्स ये जा रही, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है। दिस इज एफ साइन 30 डिग्रीज। ठीक है, एफ साइन 30 डिग्रीज अपवर्ड्स। आपको कह रहा है यार वेट कॉरेस्पॉन्ड्स डाउनवर्ड्स। वेट की वैल्यू अगर नीचे है, डोंट यू थिंक वेट एंड एफ साइन 30 डिग्री आर टू फोर्सेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, राइट? तो आपको चेक करना है which one of the two forces is a greater value। आपको नेट फोर्स निकालना है एक्चुअली। सो नेट फोर्स हो जाएगी डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, या वाइस वर्सा, जो कहना चाहो, वेट माइनस एफ साइन 30 डिग्रीज। ये हो जाएगा 860 न्यूटन जो प्रोवाइडेड है, 140 साइन 30 डिग्रीज, और यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा यार 790 न्यूटन। 790 न्यूटन प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। मैंने सिंपली यार इसको इंसर्ट कर दिया, 790 अपॉन एरिया जो हो जाएगा, एरिया मुझे कैलकुलेट करना था, सॉरी, प्रेशर मुझे प्रोवाइडेड है, तो प्रेशर वाज 2400 पास्कल। यहाँ से मैंने एरिया वर्क ऑफ कर दिया व्हिच विल अप्रॉक्सीमेटली कम अराउंड टू बी 0.329 मीटर स्क्वायर। उसको आप 0.33 कह दो।
फाइनल आंसर जो हो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को माइंड में रखते हुए होनी चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड यार, आपसे कह रहा है यार द वायर अटैच्ड टू द काइट, the wire attached to the kite is uniform. The stress in the wire is 9.6 into 10 to the power of 6 Pascal. Calculate the diameter of the wire. एक बात याद रखना यार, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर्ड होता है, ठीक है। दिस इज फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। मैं एरिया को पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 भी बोल सकता हूँ। आई होप तुम लोगों को इसकी कन्वर्जन पता होगी, ठीक है। तो स्ट्रेस is equals to force upon area. Stress is provided as 9.6 into 10 to the power of 6, whereas force जो आपको गिवन है वो 140 है। आप एरिया की जगह पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 डाल दो, क्योंकि मुझसे डायमीटर मांगा गया है। यहाँ से रीअरेंज करोगे डायमीटर आ जाएगा 4.3 into 10 to the power of -3 मीटर्स। अगला पार्ट आपसे कह रहा है यार, द वेरिएशन विद एक्सटेंशन x ऑफ द टेंशन F इन द वायर इन B is shown in figure 3.2. A gust of wind increases the tension in the wire from 140 Newton to 210 newtons. ठीक है। Calculate the change in the strain energy stored in the wire. एक बात याद रखना यार, ये तीन मेथड से हो सकता है। Method one could be using the formula delta E, मतलब the change in energy is equal to half Fx. आप corresponding F की वैल्यू ले लो, आप corresponding X की वैल्यू ले लो, and then you can work out. Before we move on, ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन अगर ग्राफ आपको जो 140 न्यूटन यहाँ से पिक कर लो, 140 न्यूटन ये रही, ठीक है। और कॉरेस्पॉन्डिंग 210 पे आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग 0.6 न्यूटन आ रहा होगा, 0.60 मिलीमीटर आ रहा होगा, सॉरी। तो आपने सिंपली इस मेथड से कर सकते हो। दूसरा मेथड हो सकता था आपके पास डेल्टा E इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। के जो है, जो कि F अगेंस्ट E के फोर्स जो हो जाएगा वो तुम्हें दे देगा, ठीक है। और यहाँ से x की डिफरेंट वैल्यूज पिक करके आप कर सकते हो। थर्ड जो हो सकता है वो मेथड हो सकता था वो हो जाएगा एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ में आपने अगर चेक कर लो, ये एरिया है, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ ट्रेपीजियम, तो हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ से आपके पास वर्क ऑफ करोगे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास आंसर आ जाएगा, which should be 0.035 joules approximately. नेक्स्ट ईयर आपसे कह रहा है फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द वेवलेंथ। प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे वेग स्टेटमेंट्स ना यूज कर लेना, सच एज के डिस्टेंस बिटवीन वेव फ्रंट्स इज कॉल्ड अ वेवलेंथ, नहीं, अनएक्सेप्टेबल। लेट्स से मेरे पास यार ये एक वेव है, एक कंटेनर में एक वेव नहीं होगी, एक से ज्यादा वेव हो रही होंगी। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से, ठीक है, क्रेस्ट 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 क्रेस्ट, मैंने क्रेस्ट टू क्रेस्ट ज्वाइन किया, दिस इज कॉल्ड अ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट इज बेसिकली एन इमेजिनरी लाइन दैट वी ड्रॉ फॉर आवर ओन ईज ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो एक बात याद रखना, कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स या एडजेसेंट वेव फ्रंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है वन वेवलेंथ। तो दिस इज व्हाट यू आर गोना राइट, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट वेव फ्रंट्स इज कॉल्ड वन वेवलेंथ। उसके बाद तुमसे एम्पलीट्यूड बोल रहा है यार, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। आपसे अगले पार्ट में कह रहे हैं यार
कि a beam of laser light is incident normally on a diffraction grating. Diffraction of light waves occur at each slit. The light waves emerging from the slits are coherent. Explain what is diffraction. Explain what is coherent. Diffraction is basically the spreading of light at each slit. Diffraction grating में बहुत सारे slits होते हैं, बहुत सारे holes कह दो, हर होल पे जाके स्प्रेडिंग हो रही होती है, ठीक है. कोहेरेंट का मतलब हो जाता है कि व्हेन वेव्स मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन देम दे आर कॉल्ड कोहेरेंट, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट में आपको कहा यार द वेवलेंथ ऑफ द लेजर लाइट इज 650 नैनोमीटर्स, द एंगल बिटवीन द थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन मैक्सिमा इज 68 डिग्रीज. अच्छा, आपसे कह रहा है यार कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द एडजेसेंट स्लिट्स. बिफोर आई मूव ऑन, देखो यार एक मीन पोजीशन है जिसके ऊपर भी थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम है, जिसके नीचे भी एक थर्ड ऑर्डर एंगल है जो कि मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ. ये जो एंगल मेरा हो जाएगा वो हाफ ऑफ 68 हो जाएगा जो कि 34 डिग्रीज हो जाएगा. फिर तुम सिंपली लगा सकते हो यार n लैम्डा इज इक्वल टू d sin थीटा, और यहाँ से तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है. एक बात बस याद रख लेना, n की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी क्योंकि आपसे थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा की बात की गई है. अगले पार्ट में तुमसे कह रहा है रेड लेजर लाइट इज रिप्लेस्ड विद अ ब्लू लेजर लाइट, ठीक है. State and explain the change if any to the angle between the third order diffraction maximum. आपके पास n lambda is equal to d sin theta है. अगर आपके पास वेवलेंथ कम हो रही है क्योंकि आपका रेड लेजर जो है वो ब्लू से अब रिप्लेस हो गया है, तो आपका वेवलेंथ डिक्रीज कर गया, तो देयर बाय कॉरेस्पॉन्डिंग थीटा जो कि एंगल ऑफ स्प्रेड है वो भी डिक्रीज कर जाएगा.